हमने आरएनए वर्ल्ड को कंप्लीट कर लिया था। जैसा कि हमने फर्स्ट लेक्चर में बोला था कि आरएनए वर्ल्ड की आरएनए पहले क्यों आया, इस बात को हम अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे और उसे हमने बहुत ही वेरियस तरीके से बहुत ही डिटेल के अंदर डिस्कस किया। टाइप्स ऑफ आरएनए से चलते हुए हमने ये डिस्कस किया कि आरएनए कैटालिटिक रोल जो है वो किस तरह से शो करता है। ठीक है, थोड़ी थोड़ी चीज़ें स्ट्रक्चर के बेस पर भी आई। स्ट्रक्चर हम बस नेक्स्ट इसके बाद स्टार्ट करने वाले हैं। अब अपनी थ्योरीज के ऊपर चल रहे हैं, जिसमें जो पहला एक्सपेरिमेंट था वो किसने किया, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखो डीएनए की डिस्कवरी आना है ना, डीएनए का डिस्कवर होना, डायरेक्टली तो डीएनए डिस्कवर नहीं हुआ होगा भाई। किसी के दिमाग में कोई चीज अचानक से तो नहीं आती ना, किसी चीज को हम सुनते हैं या कुछ ऐसा देखते हैं, फिर उसके बारे में हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि ये ऐसा क्यों है, राइट। तो ठीक वैसा ही डीएनए के साथ भी हुआ। दैट मीन्स कि डीएनए की डिस्कवरी के लिए भी एक एक्सीडेंटल प्रोसेस से इसकी डिस्कवरी जो है वो डिस्कवरी के बारे में सोचा गया कि शायद ऐसा कुछ होता है जो एक्चुअली में हमारे जीन्स को ट्रांसफर करता है। ठीक है, डीएनए के बारे में जब सोचा गया तो ऐसे सोचा गया कि कुछ तो है जो ये लेकर के जाता है, लेकिन इसकी डिस्कवरी हुई कैसे। अब आते हैं यहाँ पर 1869 में मिशर नाम के एक साइंटिस्ट थे, मिशर, जिन्होंने एक्सीडेंटली एक मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर फाइंड आउट किया। ठीक है, कैसे एक्सीडेंटली, इनके पास एक बैंडेज थी, ठीक है, उसके ऊपर पस सेल लगे हुए थे। पस सेल, जो ये पस के सेल थे, इसके न्यूक्लियस में उन्हें एक एसिडिक मटेरियल मिला। इसके न्यूक्लियस में उन्हें क्या मिला, एक एसिडिक मटेरियल मिला। He found something acidic. जब उन्हें इसमें कुछ एसिडिक मटेरियल मिला न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, देखो न्यूक्लियस के बारे में उस टाइम पर हम कह सकते हैं कि हम काफी कुछ जानते थे, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर और क्या मटेरियल है हम ये नहीं जानते थे। जैसे आपको याद हो तो रदरफोर्ड का जो मॉडल आया था, रदरफोर्ड मॉडल आया था, उसके बाद न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई थी। ठीक है, और उसी के कारण उसका जो मॉडल था वो फेल हो गया था, हुई थी। यानी कि एक पहले हमें एक आइडिया मिला, फिर हमने उसकी डिस्कवरी करी। तो द सेम यहाँ पर क्या हुआ, मिशर जो थे वो 1869 पे एक बैंडेज कोई पस सेल के ऊपर स्टडी कर रहे होंगे या व्हाटएवर ही स्टडी, तो उनको एक पस सेल मिला, उस पस सेल के अंदर उनको एक न्यूक्लियस मिली। उस न्यूक्लियस के अंदर उन्हें एक एसिडिक मटेरियल जो है वो दिखाई दिया, जिसका नाम उन्होंने न्यूक्लिन रख दिया बिकॉज ऑफ इट्स एसिडिक नेचर, और क्योंकि वो न्यूक्लियस में मिला था उसका नाम न्यूक्लिन रखा गया। और जिस चीज को इन्होंने फाउंड किया था वो एक्चुअल में डीएनए था, ये बात बाद में पता चली। ठीक है, कि जो 1869 में मिशर जिसको न्यूक्लिन बोल रहे थे वो एक्चुअली में डीएनए था। ठीक है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड जो है वो ये फाउंड कर चुके थे। यानी कि इसकी अगर हम बात करें तो डीएनए की डिस्कवरी तो 1869 में ही कर दी मिशर ने। मिशर हैड फाउंड डीएनए, लेकिन अब दिक्कत ये थी कि डीएनए का स्ट्रक्चर हम नहीं जानते थे, दिखता कैसा है। ठीक है, और ये जो न्यूक्लिन जो इन्हें मिला था इसके काम क्या है इसके बारे में हम लोग नहीं जानते थे। तो उन्होंने तो सिर्फ इतना है कि देखा कि न्यूक्लियस के अंदर एक एसिडिक मटेरियल मिलता है, उसको नाम देके छोड़ दिया कि न्यूक्लिन इसका नाम है। इसके बाद एक क्यूरियोसिटी आई कि यार कैसे, मतलब एक लिंक जो इनके बीच में बना था वो कैसे बना था मैं बताती हूँ। 1865 में मेंडल, जॉर्ज मेंडल जो थे, उनका जो वर्क था वो जो है वो पब्लिश हुआ था। इनका वर्क क्या हुआ था, पब्लिश हुआ। 1865 में ग्रिगोर, हम जॉर्ज बोलते थे, ग्रिगोर मेंडल इनका पूरा नाम है। ठीक है, ग्रिगोर मेंडल एक पदवी है, ठीक है इनकी। तो इनका जो मेंडल जो थे, इनका काम, इनका जो वर्क था वो 1865 में पब्लिश हुआ था। लेकिन हम सब जानते हैं कि इनके काम को जो है वो ऐसे ही माना गया और किसी ने भी जो है इनके काम के ऊपर जो है वो
ध्यान नहीं दिया। क्यों नहीं दिया इसके बारे में भी हम स्टडी करेंगे, क्योंकि उस टाइम डार्विन की थ्योरी जो है, डार्विन जो नेचुरल सिलेक्शन के ऊपर बात कर रहे थे, वो उसी टाइम में आई थी। 1865 में डार्विन की बुक आ रही थी और सबका ध्यान डार्विन की बुक पे था। और इन्होंने जो है जहाँ पर इन्होंने अपनी बुक को पब्लिश करवाया था और जहाँ पर इन्होंने जो है अपनी डिस्कवरी के बारे में बताया था, उन्होंने भी इतना ध्यान नहीं दिया, बिकॉज सभी साइंटिस्ट का ध्यान उस वक्त डार्विन की थ्योरी पे था। ठीक है, तो जब मेंडल का काम छपा तो किसी ने ध्यान नहीं दिया। आफ्टर 1900 के अंदर, ठीक है, यानी कि आप देख लो आफ्टर 35 इयर्स, ठीक है, 35 साल बाद, 1865 के ठीक 35 साल बाद 1900 में इनका जो काम था उसको रीडिस्कवर किया गया। रीडिस्कवर क्या हुआ? मेंडल के वर्क को रीडिस्कवर किया गया। और इसी बीच में देख लो 1865 से 1900 के बीच में ही मिशर ने एक एसिडिक मटेरियल फाउंड आउट किया था जिसका नाम न्यूक्लियन था। ये आपस में इंटर रिलेट हो गए। कैसे इंटर रिलेट हो गए? क्योंकि मेंडल का काम 1865 में छप चुका था, 1900 में उसकी रीडिस्कवरी हुई। उस टाइम वो ये सब जान चुके थे कि कोई ऐसा मटेरियल है जो जीन्स को लेकर के जाता है और कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, कोई भी कैरेक्टर, ब्लू कलर ऑफ आईज या द हेयर कलर ऑफ या कोई हैबिट, ठीक है, जो जेनेटिकली है, ठीक है, एंगर, है ना। तो ये जो चीजें हैं, लाइक ऐसा होता है ना कि हमारे परदादे को बहुत गुस्सा आता था लेकिन बाकी सब फैमिली में शांत है, ठीक है, फिर एक गुस्से वाला एक कोई घर में आ जाता है। तो वो ये सब कुछ जो है, ये मेंडल के वर्क को जो पढ़ा गया तो ये समझ में आया कि यार कुछ तो ऐसा है जो ट्रांसफर करता है, लेकिन है क्या? फिर उन्हें ध्यान आया कि भाई ऐसा कुछ एक एसिडिक मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर मिला था, न्यूक्लियन, इसके काम के बारे में देखते हैं कि ये क्या काम करता है, कहीं इसका लिंक इनसे तो नहीं। बिकॉज इसी टाइम पर इसका न्यूक्लियन का डिस्कवर होना और उसी टाइम पर ये इनकी रिडिस्कवरी होने, इसके काम के बारे में जाना जाना, और 1920 के आसपास, 1920 के आसपास लगभग हमारे पास क्रोमोसोम के बारे में पूरी डिटेल थी। क्रोमोसोम के बारे में हमारे पास पूरी डिटेल थी। क्रोमोसोम कैसा होता है, कैसे वो डिवाइड होता है, ये सारी डिटेल हमारे पास थी 1920 के अंदर। ठीक है, देखो पहले 35 साल लगे, फिर 20 साल में क्रोमोसोम जो है उसकी डिस्कवरी हो गई। यानी कि मेंडल के काम के बाद सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी होना शुरू हो गया था। 1869 में मिशर ने न्यूक्लियन की डिस्कवरी करी। जैसे ही यहाँ पर 1900 के अंदर रीडिस्कवरी हुई मेंडल के काम की, तो उसके बाद ठीक क्रोमोसोम के बारे में आ गया। देखो क्रोमोसोम की डिस्कवरी हो गई। 1928 में एक साइंटिस्ट आए, ग्रिफिथ, फेडरिक ग्रिफिथ इनका नाम है। ठीक है, फेडरिक ग्रिफिथ जो आए, इन्होंने क्या देखा, क्या ऑब्जर्व किया। ठीक है, ये भी इनका भी एक एक्सीडेंटल केस है। ठीक है, ये एक्चुअल में कोई ये बैक्टीरिया जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है उसके ऊपर ये सर्च कर रहे थे और इनका भी एक्सीडेंटल केस ही है। जैसा मिशर ने किया एक्सीडेंटल, वैसे इनका एक्सीडेंटल है। बट देखो जब मिशर आए ना, तो मिशर ने जस्ट एक केमिकल को डिस्कवर किया। ठीक है, तो हमारे अंदर इतनी क्यूरियोसिटी नहीं हुई क्योंकि हम डार्विन के बारे में ज्यादा उस टाइम पे छाए हुए थे, डार्विन। लेकिन 1928 के अंदर जब ग्रिफिथ आए, तो ग्रिफिथ ने एक चीज देखी। ग्रिफिथ जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वो कर रहे थे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, कोकस। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाई और निमोनोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाई या निमोनोकोकस, ये दोनों एक ही बैक्टीरिया के नेम है। ये बैक्टीरिया पर स्टडी कर रहे थे जो कि निमोनिया कोज करता था, है ना, जो क्या करता था,
निमोनिया कॉज करता था, निमोनिया कॉजिंग एनिमल ऑर्गेनिज्म था, ठीक है, यानी कि ये निमोनिया को कॉज करेगा। और स्ट्रेप्टोकोकस, देखो निमोनिया ही मतलब निमोनिया को कॉज करने वाला, स्ट्रेप्टो और कोकस का मतलब क्या होता है, बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर्स होते हैं। स्ट्रेप्टो का मतलब होता है लंबी चेन, स्ट्रेप्टो मींस लॉन्ग चेन, ठीक है, लंबी चेन। और कोकस का मतलब होता है स्फेरिकल, यानी बहुत सारे स्फेरिकल शेप्ड सेल से मिलकर के एक लंबी चेन का बना होना, दैट इज स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस क्यों लगाया? एक ऐसा बैक्टीरिया जिसकी लंबी चेन है और वो स्फेरिकल दिखाई देता है, ठीक है, स्फेरिकल सेल की एक लंबी चेन से बना हुआ एक बैक्टीरिया, और जो कि निमोनिया कॉज कर देता है, निमोनिया कॉज कर देता है। तो इसीलिए इसका नाम क्या रखा है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। निमोनोकोकस का मतलब ये निमोना मतलब निमोनिया कॉज करने वाला, और कोकस मींस स्फेरिकल, ठीक है। छोटा सा स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के बारे में हमने बात करी। स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया एक्चुअल में है क्या, इसके वर्ड्स के मीनिंग्स को हमने देखा कि स्ट्रेप्टो मतलब क्या होता है, दैट इज स्फेरिकल एंड लॉन्ग चेन, एंड कोकस का मतलब स्फेरिकल बॉडी, ठीक है। और निमोनिया मतलब निमोनिया कॉज करने वाला। अब ये जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई था, ठीक है, इसके इनको दो स्ट्रेन मिले। कैसे मिले? देखो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक पेट्री प्लेट लिया, पेट्री प्लेट में इन्होंने जो है वो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई को रख दिया, ठीक है। दो पेट्री प्लेट लिए इन्होंने और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई को कल्चर कर रहे थे। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई के दो स्ट्रेन मिलते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई के कितने स्ट्रेन मिलेंगे? दो स्ट्रेन जो है वो इनके अवेलेबल होते हैं। एक होता है आर स्ट्रेन, एक होता है एस स्ट्रेन, ठीक है। एक आर स्ट्रेन है और एक एस स्ट्रेन है। आर स्ट्रेन इज फॉर रफ स्ट्रेन और वहीं पर एस स्ट्रेन क्या है, स्मूथ स्ट्रेन। ये रफ क्यों है और ये स्मूथ क्यों है? क्योंकि स्मूथ स्ट्रेन जो एस स्ट्रेन जो था, देखो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई के दो स्ट्रेन पाए जाते हैं, एक आर स्ट्रेन और एक एस स्ट्रेन। जो आर स्ट्रेन है वो नॉन वायरुलेंट होता है, ठीक है, ये कोई भी इंफेक्शन यानी कि निमोनिया कॉज नहीं करता है। लेकिन एस स्ट्रेन वायरुलेंट होता है, यानी कि ये आपके अंदर निमोनिया एज अ डिसीज जो है वो पैदा करेगा, ठीक है। और एस स्ट्रेन को हम लोग स्मूथ स्ट्रेन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर म्यूकोपॉलीसेकेराइड की कवरिंग पाई जाती है। इसको हम म्यूकस की तरह समझ सकते हैं, जो कि हमारे पेट के अंदर HCl से प्रिवेंट करने के लिए पाया जाता है। म्यूकस ऑब्वियसली हमारे नोज के अंदर भी होता है, ठीक है, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द बैक्टीरिया कमिंग विद एयर थ्रू द नॉस्ट्रल, है ना। तो ऐसे ही हम म्यूकस को समझ सकते हैं कि ये म्यूकस की एक कवरिंग है, ठीक है, म्यूकोपॉलीसेकेराइड होता है, हम म्यूकस की तरह इसको मान सकते हैं। ये अगर माइस के पेट में जाएगा तो म्यूकस की कवरिंग लगी हुई है, HCl उसे जला ही नहीं पाएगा, तो HCl जला नहीं पाएगा, दैट मीन्स वो बैक्टीरिया वहां पर सर्वाइव कर जाएगा पेट में, और सर्वाइव करने के बाद वो अपना इन्फेक्शन कॉज करेगा, ठीक है। लेकिन वहीं पर आर स्ट्रेन में ये एब्सेंट होती है, यहाँ पर प्रेजेंट है, यहाँ एब्सेंट है, ठीक है। एब्सेंट होगी तो जैसे ही ये पेट में जाएगा HCl इसको खा जाएगा, खाते ही ये खत्म, तो इन्फेक्शन कॉज नहीं होगा। अब अगर इन्फेक्शन कॉज नहीं होगा तो उन्होंने क्या किया, ये मैं थोड़ा सा पहले शूट करा था, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई इसलिए फिर मैंने अब रीशूट कर लिया, ठीक है। तो पहले उन्होंने क्या लिया, एक चूहा लिया। देखो इन्होंने कई सारे एक्सपेरिमेंट किए होंगे, उसके बाद ये एक निष्कर्ष पे पहुंचे हैं। ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली इन्होंने ये काम कर लिया, ठीक है। तो एक चूहा लिया, उस चूहे में इन्होंने एस स्ट्रेन डाला। ये देखना चाह रहे थे कि एस स्ट्रेन निमोनिया कॉज करेगा या नहीं करेगा। ये तो हमें पता है अब
कि ये वायरुलेंट है, ये नॉन वायरुलेंट है थ्रू ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। लेकिन इन्हें नहीं पता था, तो उन्होंने चूहा लिया, उसमें एसिड स्ट्रेन डाला और इन्होंने देखा कि चूहा मर गया। कैसे? इंजेक्ट किया इन्होंने चूहे के अंदर ये स्ट्रेन, ये चूहा क्या हो गया? मर गया, चूहा डाइड। ठीक है, तो जब चूहा मर गया, माइस जो था वो मर गया, तो इन्होंने देखा कि एसिड स्ट्रेन में क्योंकि शायद इसकी कवरिंग थी, इसके कारण ये इसने निमोनिया, और क्योंकि इन्हें जब इन्होंने आगे फर्दर इसकी डिटेल पढ़ी, जो चूहा मरा था, तो इन्हें पता चला कि उसमें निमोनिया का इन्फेक्शन मिला, यानी कि एसिड स्ट्रेन निमोनिया कॉज करता है। यहां से इनको ये बात पता चल गई। फिर इन्होंने माइस लिया, एक बार फिर से चूहा लिया, उसमें आर स्ट्रेन डाला और देखा। ये सब अनजाने में होता है, हमें तो पता है कि आर स्ट्रेन रफ स्ट्रेन है, एसिड स्ट्रेन स्मूथ स्ट्रेन है। ठीक है, इन्होंने तो अनजाने में किया और उसके बाद स्टडी किया कि इसमें म्यूकोपॉलीसेकेराइड पाया जा रहा है, इसके कारण इसकी डेथ नहीं हो रही, इसके अंदर नहीं पाया जा रहा शायद, इसके कारण इसकी। तो दीज आर, एक एक्सपेरिमेंट को करने के लिए बहुत लंबा टाइम लगता है, इतनी आसानी से हम उसको पढ़ लेते हैं, ऐसा होता नहीं है। इसको इन्होंने इंजेक्ट किया, जब इंजेक्ट किया माइस को आर स्ट्रेन को माइस के अंदर, तो जो माइस था वो जिंदा रहा, वो बच गया। माइस जिंदा रहा, यानी कि उन्हें ये समझ में आया कि जो आर स्ट्रेन है ये नॉन वायरुलेंट है, यानी कि ये निमोनिया कोज नहीं करता। उन्हें रीजन लगा कि क्योंकि म्यूकोपॉलीसेकेराइड प्रेजेंट है। ठीक है, इसके कारण, और प्रेजेंट और एब्सेंस ऑफ द म्यूकोपॉलीसेकेराइड मेम्ब्रेन। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने एसिड स्ट्रेन को हीट किल्ड कर दिया। उन्होंने क्या किया, एसिड स्ट्रेन को हीट किल्ड कर दिया। हीट किल्ड एसिड स्ट्रेन जब उन्होंने इसके साथ लिया, हीट किल्ड यानी एसिड स्ट्रेन को मार दिया, एक तरह से एसिड स्ट्रेन को मार दिया, और मरे हुए एसिड स्ट्रेन को जब माइस के अंदर डाला, ठीक है, यानी कि डेड बैक्टीरिया को जब चूहे के अंदर इंजेक्ट किया तो चूहा जिंदा रहा। चूहा, क्योंकि ये तो बैक्टीरिया ही मर गया, अब कौन सा ही निमोनिया कर लेगा, है ना। किसी चीज को, मरी हुई चीज को आपके अंदर डाल दिया जाए तो वो कोई इंफेक्शन नहीं क्रिएट करेगी, तो माइस जिंदा रहा। यानी कि जब ये स्ट्रेन जिंदा होता है तभी ये हार्म करता है। अब इन्होंने क्या किया, अब इन्होंने खेल खेला जहां पर एक्चुअली ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल समझ में आया। माइस लिया, उसमें किसी में समझ लिया, ठीक है, माइस लिया, हीट किल्ड एसिड स्ट्रेन था उनके पास, उन्होंने कहा ये तो मरा हुआ है, इसके साथ एसिड स्ट्रेन आर स्ट्रेन डाल देते हैं। एसिड स्ट्रेन तो मरा हुआ है ना, उन्होंने हीट किल्ड कर दिया था उसको, मार दिया था उसको गरम गुरम करके। अब माइस में एसिड स्ट्रेन लिया और आर स्ट्रेन साथ में डाल दिया। जैसे ही आर स्ट्रेन साथ में डाला और चूहे में डाला, चूहा मर गया एंड ही गॉट शॉक्ड। उनके हिसाब से अभी तक हम क्या देख रहे थे, देखो पहले हमने देखा कि जब हमने एसिड स्ट्रेन डाला तो चूहा मर गया, ठीक है, आर स्ट्रेन डाला तो चूहा नहीं मरा क्योंकि उसके अंदर म्यूकोपॉलीसेकेराइड की मेम्ब्रेन नहीं थी, ठीक है। फिर हमने कहा कि एसिड स्ट्रेन जब मरा हुआ हमने डाला, एसिड स्ट्रेन मृत जब हमने डाला, मृत एसिड स्ट्रेन डाला तो चूहा जिंदा रहा। जब मृत एसिड स्ट्रेन डाला और उसके साथ आर स्ट्रेन जिंदा डाला, लाइव डाला, तो चूहा मर गया। क्यों? क्योंकि हीट किल्ड तो मरा हुआ है, मरा हुआ था और आर स्ट्रेन तो पहले से ही, वो तो कोई इन्फेक्शन नुकसान पहुंचा ही नहीं रहा था, ये भी मरा हुआ था, ये भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, तो चूहा जिंदा रहना चाहिए, पर चूहा तो मर गया। तब जब इसका पोस्टमार्टम हुआ चूहे का, तो पता चला कि चूहे में एसिड स्ट्रेन पाया गया, यानी कि उसको निमोनिया हुआ और एसिड स्ट्रेन की प्रेजेंस मिली उसकी बॉडी में। अब वो हैरान कि एसिड स्ट्रेन तो मैंने मार दिया था, मरा हुआ डाला था, ये जिंदा कैसे हो गया? हुआ क्या, ये जो आर स्ट्रेन था, अब देखते हैं हुआ क्या। ये जो आर स्ट्रेन था, इसमें एसिड स्ट्रेन का गया डीएनए, हमें पता है, ठीक है, तो उनको पता नहीं था, उन्होंने कहा कि हुआ कुछ यूं होगा कि एसिड स्ट्रेन का कोई हिस्सा इस आर स्ट्रेन के अंदर गया है, यानी कि इसके अंदर ट्रांसफॉर्म हुआ है, इसका कोई पार्ट इसके अंदर चला गया है
और उस हिस्से ने इसे R से S स्ट्रेन में तब्दील किया है, जिसके कारण चूहे की मौत हो गई है, चूहा मर गया है। तो इसीलिए उन्होंने एक लाइन दी दैट, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि सम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल occur, ठीक है, कुछ ऐसा ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल हुआ दैट समथिंग ट्रांसफॉर्म फ्रॉम हीट किल्ड एस स्ट्रेन, मृत था ना वो, मरे हुए हीट किल्ड एस स्ट्रेन से टू आर स्ट्रेन। क्या कहा उन्होंने, सम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल अकर, कुछ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल हुआ है, दैट समथिंग, कुछ ट्रांसफॉर्म हुआ है, फ्रॉम हीट किल्ड एस स्ट्रेन टू आर स्ट्रेन, हीट किल्ड मृत एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में ये चला गया है, जिसके कारण पोस्टमार्टम में उसमें एस स्ट्रेन आया है और उसी के कारण उसको निमोनिया हुआ और उसकी डेथ हो गई। अब ये जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल आया, दिस इज ऑल्सो, ठीक है, ये जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल आया इसने क्यूरियोसिटी क्रिएट कर दी यहां से कि कुछ तो जा रहा है। अब वो क्या है, उनके बीच में घमासान युद्ध चलने लग गए, ठीक है। अब एक और चीज, ठीक है, अकर दैट समथिंग ट्रांसफॉर्म, अच्छा, केमिकल नेचर अननोन था यहाँ पर, कौन सा केमिकल ट्रांसफॉर्म हुआ ये नहीं पता था, हुआ तो कोई केमिकल ही है, बट कौन सा केमिकल गया है, केमिकल नेचर अननोन, अन लगाना भूल गई मैं, केमिकल नेचर अननोन था यहाँ पर, ठीक है। अब देखो हमने जो सब पढ़ा उसमें हमने क्या देखा कि ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट ये कहता था कि मुझे ये नहीं पता कि क्या गया, लेकिन कुछ तो गया। हमने एक लाइन सुनी है बचपन से कि आत्मा कभी नहीं मरती, है ना, बड़े बुजुर्गों या किसी मूवी के अंदर हमने हमेशा सुना है कि आत्मा कभी नहीं मरती। व्हाट इज दैट आत्मा? कभी सुना है कि वो आत्मा क्या है? कोई नहीं जानता ना। तो उसी को हम रिलेट कर सकते हैं किसके साथ? डीएनए के साथ, जीन्स के साथ। जीन्स कभी भी नहीं मरता, डीएनए कभी नहीं मरता, ठीक है, बिकॉज इसमें मैक्सिमम पार्ट वही पुराना होता है, ठीक है। नया पार्ट बहुत ही कम 0.01% और 0.1% ही आपका जो है वो न्यू पार्ट होता है, बाकी का 99% वो ओल्ड पार्ट है। दैट मीन्स जब हम सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए देखेंगे तब भी हम ये देखेंगे कि उसमें ओल्ड पार्ट हमेशा रहता है, जिंदा रहता है, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन वो ओल्ड कभी भी मरता नहीं है। इसीलिए जीन में हमेशा डोमिनेंट और रिसेसिव का गेम जरूर चलता रहता है, लेकिन जीन कभी भी मरता नहीं है, ये अमर है। ये मर चुका था लेकिन उसके बावजूद इसमें से इसका डीएनए आर स्ट्रेन के अंदर घुस गया, यानी कि मरे हुए इंसान का डीएनए भी तब भी काम का होता है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट ऑल दिस ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल एक्सप्लेन। ये एक्सप्लेन करता है कि चाहे एस स्ट्रेन मर गया था लेकिन उसके अंदर से कुछ ऐसा निकला जो आर स्ट्रेन के अंदर गया और उसने आर स्ट्रेन को बदल के एस स्ट्रेन में कन्वर्ट किया और निमोनिया होने के कारण उसकी डेथ हो गई। ये हमारी पहली थ्योरी थी जो ये बोल रही थी कि कुछ तो है जो जाता है और जो उसका कोई कैरेक्टर लेकर के गया, उसका ये केमिकल नेचर लेकर के गया, जिसने उसके अंदर म्यूकोपॉलीसेकेराइड की जो कवरिंग थी उसको इंड्यूस करवाया या क्या किया, बट कुछ तो ऐसा किया कि आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन में बदला और उसकी डेथ हुई। क्लियर? तो यहां तक हमारा जो पहला एक्सपेरिमेंट था ग्रिफिथ का वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम चलेंगे मैकार्टी, मैक्लिओड और इनके ऊपर, ठीक है, और उसके बाद हम हार्शे जैसे चलेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।